आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द गवर्नेंस। स्टेक होल्डर्स ऑफ द गवर्नेंस, गवर्नेंस के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का फर्क याद है कि वो भी भूल गए? भूल गए, शाबाश। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच का फर्क आप बताओगे? थर्ड, हाँ ठीक। और स्टेक होल्डर, चलो अच्छा, गवर्नेंस सिस्टम में स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स कौन कौन से होंगे? गवर्नेंस सिस्टम में शेयर होल्डर्स कौन कौन से होंगे आपके हिसाब से? वेरी गुड। और वैसे तो टैक्स पेयर से भी बेटर होगा आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, दे आर द शेयर होल्डर्स, और उसके बाद टैक्स पेयर्स, चार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो आप बता पाओगे? बताओ बताओ, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं गवर्नेंस सिस्टम में? तीन तो यही हो गए, आपका लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और आपका टैक्स पेयर्स और पब्लिक तो आ गई ना इसमें, टैक्स पेयर्स में। अरे मीडिया, बिजनेसेस होंगे ना, इंटरनेशनल बॉडीज, ये सब भी तो स्टेक होल्डर्स हैं। इस पर भी तो डिपेंड करता है गवर्नेंस सिस्टम। अभी वर्ल्ड बैंक कह दे कि हम टैरिफ्स लगवाने जा रहे हैं इंडिया पे, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा गवर्नेंस पे? अभी आईएमएफ कह दे कि हम नया लोन नहीं दे पाएंगे इंडिया को, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग खराब कर दे, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा गवर्नेंस सिस्टम पे? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स में आपके सबसे पहले तो गवर्नमेंट के तीन एलिमेंट्स ही आ जाते हैं, ठीक है? कौन कौन से? तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, और जुडिशरी। उसके बाद टैक्स पेयर्स या पब्लिक, आप डायरेक्ट लिखो, बात खत्म, सिटीजन। उसके बाद बिजनेसेस, बिजनेसेस में दोनों आ जाएंगे, प्राइवेट और पब्लिक दोनों बिजनेस। उसके बाद मीडिया, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये इतने स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नेंस ऑपरेट करती है, हमारी गवर्नेंस काम करती है। जैसे सबसे पहले बात करें हम लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ये प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, निकाय है, जो क्या करती है, जो हमारे लिए कार्य करती है कानून बनाने का। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए, विधायिका में बैठे हुए वो लोग होते हैं जिनको हमने चुनकर भेजा होता है डेमोक्रेसी के मेथड से, ताकि वो हमारे लिए कानून बना सके, हमारी सुविधा के लिए कार्य कर सके। ये काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का होता है। अब लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना तो देता है, इट फॉर्म्स द रूल्स, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कराने की ड्यूटी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की होती है। लेजिस्लेचर सबसे पहले काम करेगा कोई कानून बनाने का, उसने कानून बना दिया। अब कानून बनाने के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि भाई साहब उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, उसको मार्केट में एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो इंप्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। भाई एग्जीक्यूटिव के इंप्लीमेंटेशन पे बहुत हद तक गवर्नेंस डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पर नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम बना दी, मान लेते हैं स्कीम बना दी कि सरकार जो है रोड बनाएगी। अब रोड बनाएगी, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस रोड को बनाने मोदी थोड़ी आएंगे। बनाने का ड्यूटी किसको दी जाएगी? वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को दी जाएगी। तो वो जो करेंगे एक्चुअल में एग्जीक्यूशन वही करेंगे, इंप्लीमेंटेशन वही करेंगे। अच्छा, यहां पर एग्जीक्यूटिव का मतलब ये सिर्फ डीएम एसडीएम नहीं, एग्जीक्यूटिव का मतलब वो मिनिस्टर भी है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में मिनिस्टर ही होता है, हम क्या हैं? हम उसके असिस्टेंट हैं। वी ऑल आर द असिस्टेंट ऑफ दोज मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्रियल बॉडी है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाता है? एग्जीक्यूटिव हो जाता है। अब जो भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो जस्टिस हुई है उसके साथ नहीं हुई है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रिसोर्सेज को नहीं किया गया है, प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये सारी चीजें देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जुडिशरी की। जुडिशरी विल चेक आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन कि क्या प्रॉपर काम हुआ है या नहीं हुआ है। वो ये चेक करेगी कि ऐसा तो नहीं है कि खाली बस वादों में कर दिया गया है, रियलिटी में काम नहीं किया गया। आपको सरकार ने फंडामेंटल राइट दे दी है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कि भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करोगे? फंडामेंटल राइट्स का यूज करोगे। लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का आप यूज कर पा रहे हो प्रैक्टिकल में या नहीं कर पा रहे हो, ये देखने वाली बात है।
ऐसा तो नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया सरकार ने और जैसे ही आप कुछ भी बोलते हो सरकार आपको जेल में डाल दे रही है। तो ये कौन चेक करेगा? ये जुडिशरी चेक करेगी। जुडिशरी का काम है, वो रिट लेगी, ठीक है, सुओ मोटो कांग्रेस लेगी कि भाई हम खुद चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे दिक्कत आ रही है। तो ये सारे काम जुडिशरी के होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ढंग से काम नहीं करेगा तो गवर्नेंस का मॉडल फेल हो जाएगा। लेजिस्लेचर प्रॉपर काम ना करे तो फिर अगर प्रॉपर काम ही नहीं करेगा तो लॉज नहीं बनेंगे, तो लॉज नहीं बनेंगे तो सोसाइटी पुराने लॉज से चलती रहेगी, फिर जो प्रॉब्लम इंडिया में भी फेस हो रही है वही होगी। अगर यहां पर एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव प्रॉपर काम ना करे, पता चला लॉज तो बन रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी बेकार हो गई, वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रही है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे हर साल बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो बनती तो हैं बट उनके बारे में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। लेटेस्ट एग्जांपल है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था कि हम ईएलआई को लॉन्च करने वाले हैं। जानते हो ईएलआई क्या है? मैं बता देता हूं। तो ईएलआई एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, ठीक है, और जो न्यू कमर्स होंगे, जो पहली बार जॉब होल्डर्स होंगे, उनको ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। इससे नई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और इकोनॉमी को फॉर्मल कैटेगरी में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। करीब करीब 1 साल 3 महीने हो गए हैं बट अभी भी इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसका पीछे का लॉजिक क्या होगा, तरीका क्या होगा, इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन अभी तक नहीं आ पाया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो जाता है कि पता चला कि लॉज तो बन रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन रहे हैं बट उनका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा, वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे। तो अगर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कहने का क्या मतलब है? हम बहुत बढ़िया बढ़िया लॉज बना रहे हैं। आपने लॉ बना दिया, ठीक है, कि कोई भी डाउरी नहीं लेगा, जो डाउरी लेगा उसको जेल कर देंगे, ठीक। अब पता चला कि जुडिशरी में उसके फेक केसेस जा रहे हैं, ठीक है, जो जिसने डाउरी नहीं मांगी थी वो ज्यादा जेल जा रहा है, जो मांग के बैठा है वो घर में ऐश कर रहा है, ठीक है, ये वाली बड़ी प्रॉब्लम। तो यहां पर क्या है? जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है। अगर जुडिशियल सिस्टम का फेलियर ना होता तो हमारे देश में 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग ना होते। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है सिर्फ और सिर्फ द फेलियर ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो अब समझो, यहां पर फेलियर ऑफ द लेजिस्लेचर मैं क्यों बोल रहा हूं? जुडिशरी काम करती है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, है ना। अब आपने लॉ ही नहीं बनाए, हमको 70 साल लग गए अपने खुद के कानून बनाने में। हम 1860 का आईपीसी यूज करते रहे 2024 तक, 1860 का आईपीसी। आईपीसी बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। मतलब कानून कैसे काम करेंगे, किस केस पर कौन सी सजा होगी, ये किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। प्रोसीजर कोड किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, कि कैसे प्रोसीजर होगा, कौन सी फाइल कहां लगाई जाएगी, ये सब किसने बताया? अंग्रेजों ने बताया। तो अंग्रेजों ने कानून इस हिसाब से बनाए थे कि जब उनका काम हो तो जल्दी जल्दी हो जाए और जब बाकी जनता का काम, भारत का काम हो, तब वो मामला टलता रहे। इस हिसाब से कानून बनाए थे। आज भी वही है। अब एक स्टेटमेंट था, हाँ, भगत सिंह मूवी देखी है अजय देवगन वाली? देखी है? अजय देवगन वाली भगत सिंह मूवी में एक डायलॉग है, जब वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो एक डायलॉग वो बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रही है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है आजादी के बाद तो गोरों का शासन खत्म हो जाएगा और भूरों का शासन शुरू हो जाएगा। भले ही ये डायलॉग था, हालांकि भगत सिंह ने रियलिटी में कहा या नहीं कहा, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लेमिंग इट्स ऑथेंटिसिटी, बट वो मूवी का डायलॉग आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए, कि गोरों का शासन खत्म हो गया, भूरों का शासन, मतलब कि अब जो एलिट क्लास होगा इंडिया में अब वो शासन करेगा और वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड करेगा। भाई आज भी देखो क्या होता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रसूख है, वो जेल से छूट जाता है और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या होता है? वो बैठा रहता है, भागता रहता है। बहुत बड़ा एग्जांपल है, रेप के एक्यूजेस लगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्यूजेस लगे, पुलिस वाले गेट तक नहीं जा पाए उसके बंदे के। हमारी तरफ का ही है, पावरफुल आदमी है, ठीक है, करीब 40-45 विधायकों का हाथ है उसके पास, ठीक है, आई नो हिम एज अ पर्सन, बहुत अच्छा है, ठीक है। वो बाद में रिपोर्ट खारिज भी हो गई, वो भी बहुत सही बात है, ठीक है, शायद नहीं किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक आम आदमी के खिलाफ कोई सिंगल एक्विजिशन लग जाता झूठ मूठ का ही, तो क्या वो जेल के बाहर रह पाता? सवाल इस बात का है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि फेलियर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एंड लेजिस्लेचर है। हमको 70 साल लगे ऐसा कानून बनाने में जो सबको इक्वली देख सके। हम कह तो रहे हैं कि इक्वल जस्टिस मिलता है बट इक्वल जस्टिस कहीं है, ठीक है, वरना पैरोल पे छूट के लोग प्रचार नहीं करते चुनाव का, ठीक है, और बिना मतलब का आदमी जेल में नहीं बंद होता, आपको लिस्टिंग नहीं मिल पाती है, ठीक है। मतलब आप समझिए कि अंबानी का केस देखते हैं एग्जांपल के लिए, अभी रिसेंट में जो वनतारा वाला केस आया था, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर पीआईएल को रिव्यू करके उसका डिस्पोजल भी कर दिया गया। यहां तो पीआईएल लगने में क्या है, टाइम लग जाता है। अभी परसों ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट की न्यूज है, दिल्ली हाईकोर्ट की है, नहीं यूपी का केस है।
तो यूपी का केस ये है कि एक बच्चे पर फेक एक्विजिशन लग गया है, ठीक है। सेशन कोर्ट को प्रूफ भी दे दिए गए कि ये फेक एक्विजिशन है। सेशन कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास मिसलीडिंग एविडेंस है, इसलिए इसको बेल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब हाई कोर्ट गए, वो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है 2 महीने बाद सुनेंगे, तब तक इसको जेल में रखो। मतलब सारे सबूत भी हैं, सब कुछ पता भी है, सेशन कोर्ट बोल भी रहा है कि हाँ हमको पता है, सबूत है, बट ये मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। मतलब ये नहीं पता कि मिसलीडिंग है, वो कह रहे हो सकता है मिसलीडिंग हो, इसलिए 2 महीने इसको जेल में रखो। अब वो जो यूथ 2 महीने और जेल में रहेगा, जेल में कोई बहुत बड़ी सुंदर जगह थोड़ी है कि वहां पे रख के एकदम ऐसे जी रहा है, ठीक है। वहां तो क्रिमिनल और बड़ा क्रिमिनल बन जा रहा है, ठीक है। तो अब जब बच्चा वो 2 महीने बाद मान लो अगर वो बाइज्जत बरी भी हो गया तो कौन सी इज्जत रह गई उसकी। ये सारे जो चैलेंजेस आते हैं वो सारे हमको यहां पर देखते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी एक ऑर्गन फेल होगा तो गवर्नेंस सिस्टम फेल हो सकता है। उसके बाद बात आती है सिटीजन की। अगर जिस देश की सिटीजनरी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, फिर जो अभी हो रहा है वही होगा, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करने का मतलब कि वो भगवान सारे छोड़ दिया है, उनको लगता है एक हमारे भगवान है, वो अभी सत्ता में बैठे हैं तो वो जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो टैक्स पेयर है या जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अपने आप को पढ़ा लिखा तो कहता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वोट वाले दिन छुट्टी मनाता है और फिर सरकारों को कोसता है कि सरकारें ढंग से काम नहीं कर रही। भैया आपने वोट दिया था, जब आपने वोट नहीं दिया तो आप गाली कैसे दे रहे हो, ठीक है। उन्होंने अनपढ़ों की सरकार चुनी है, अनपढ़ों ने अपनी सरकारें चुनी है, तो वो अनपढ़ों के लिए काम कर रहे हैं। जब सरकारें फ्री में बिजली, फ्री में राशन डिक्लेयर कर देती तो बहुत चिल्लाते हैं हमारा टैक्स का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा। तो टैक्स का पैसा खर्च कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार चुनी थी आपने, जब आपने सरकार नहीं चुनी देन यू हैव नो राइट टू आस्क देम। आपने उनको वोट नहीं दिया। हमारे देश की सरकारें 32%, 33% पे चुन ली जा रही हैं, क्यों? 65% तो मेजर वोटिंग हो रही है, 65% मेजर वोटिंग हो रही है, और 65% वोटिंग में भी अगर 3 पार्टियां ले लो तो ये लेस देन 20% पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। 25% पर हमारे यहाँ सरकारें चुनी जा रही हैं और 75% आदमी कह रहा है भैया हमारे देश की सरकार बहुत बेकार है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। क्यों करे? उन्होंने जिससे चुन के आए हैं वो उसके लिए कर रहे हैं, उसको फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में घर दे रहे हैं, फ्री में रोटी दे रहे हैं, तुम चिल्लाते रहो, ठीक है। तो यहां पर बात दोनों तरफ से, यानी कि सिटीजन का भी पार्टिसिपेटरी होना जरूरी है, वरना गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस मॉडल फेल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस क्लास की। तो बिजनेस क्यों जरूरी है गवर्नेंस के लिए? ताकि प्रॉपर टैक्स कलेक्शन होता रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहे और ग्रोथ को हम क्या कर सकें, अज्यूम कर सकें, ग्रोथ को प्राप्त कर सकें। भाई ग्रोथ नहीं होगी तो कोई भी कंट्री बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे इसको, ये तो नोट में चिप ढूंढ रहे हैं अभी तो ठीक है, नोट में चिप ढूंढ रहे हैं। मोदी जी कौन से कलर का कुर्ता पहनते हैं ये ढूंढ रहे हैं, राहुल जी टी शर्ट में क्यों घूम रहे हैं ये ढूंढ रहे हैं। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होना चाहिए जो इंफॉर्मेटरी होता है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन छोड़ के बाकी सारे काम कर रहा है, ठीक है। वो सास बहू के सीरियल में क्या कहानी चल रही है वो बता देते हैं, हर शाम 2 बजे शुरू हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे तक चलता है। कौन से सीरियल में क्या हुआ अगर छूट गया हो तो आप कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, 2 से साढ़े 4 का टाइम पीरियड फिक्स है उनका, कोई भी चैनल, ठीक है, आप वहां पर देख सकते हो। दे आर मोर देन एंटरटेनमेंट चैनल्स। आपका मूड खराब है, मजा नहीं आ रहा है, कोई भी डिबेट खोल के बैठ जाओ, थोड़ी देर में आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं इलॉजिकल, आपको पता होता है ये पूरी तरीके से लॉजिक ही नहीं, लेकिन आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं, उससे बेटर काम तो जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, इंडिपेंडेंट जो आपके जर्नलिस्ट ये कर रहे होते हैं। एटलीस्ट इनको पता तो है अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है, उसको चाटुकारिता करने से फुर्सत नहीं है। उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया है कि हम चमचा गैंग बन जाएंगे, तुम गोदी गैंग बन जाओ, ठीक है, और तुम हमको गाली दो, हम तुमको गाली देते। और लॉजिक किसी के पास नहीं। मतलब ये कह दो कि नहीं वो बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, नहीं। यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो तो इंडिपेंडेंट हो, और अगर आप फॉर द गवर्नमेंट हो तो आप बायस हो, बस यही मतलब है, ठीक है। और फिर गिफ्ट भी मिलते हैं उस हिसाब से, 1.5 करोड़ की सैलरी मिल जाती है 1 महीने की। नाम बताना पड़ेगा, जानते हो? नहीं जानते, ठीक है। अभी उनको दूरदर्शन में नौकरी मिली 15 करोड़ रुपए के पैकेज पे, 15 करोड़ रुपीस के पैकेज पे, तो गिफ्ट मिलता है ऐसे। मतलब आप करो तो उस बंदे से कह दो, मतलब मोदी मर्डर कराए तो वो बंदा ऐसे जस्टिफाई कर देगा कि वो मर्डर करना इतना जरूरी था, तुमको भी लगेगा हाँ सही कह रहे हैं, अगर मोदी मर्डर नहीं करते तो देश खा जाता। मतलब जस्टिफिकेशन इस लेवल का होता है हमारे मीडिया में, ठीक है। और जो दूसरे वाले जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट है ना, तो उनका क्या है, राहुल जी कौन सी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, उन्होंने बाइसेप्स बनाने शुरू कर दिए। अरे इससे क्या लेना देना, बाइसेप्स बना लिया, टी शर्ट बना ली,
जनता के लिए विजन क्या है उसको बताओ ना हमारा, ठीक है। तो यहां पर इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। और हमारे देश में ये सारे काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये कर नहीं रहे, ठीक है। कभी आप वेस्टर्न मीडिया को देखिएगा, जब वो अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज करने पे आते हैं तो क्या जबरदस्त क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब आप बोल ही नहीं पाओगे क्या बोलोगे। हालांकि सब ऐसा भी नहीं है सब अनबायस्ड है, वहां सब बढ़िया ही है, सब बढ़िया नहीं है, बट कुछ है वहां पर, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ का हाल बहुत बुरा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वैसे तो मेन सपोर्टर नहीं होते, बट दे आर काइंड ऑफ सप्लीमेंट, ठीक है। जब हमें नीड होती है फंड्स की, जब हमें सपोर्ट होता जरूरत होती है इंटरनेशनल सपोर्ट की, तब ये काम आते हैं। जैसे कोई डिजास्टर आ गया तो यूनाइटेड नेशंस काम आएगा हमें सपोर्ट करने में, ठीक है, रिलीफ पहुंचाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की होती है एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करती हैं, दे वर्क एज अ सप्लीमेंट्री मेथड, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, गवर्नेंस को ऑपरेट कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? कोई सवाल किसी का? हाँ जी, ठीक, चलो। तो भाई साहब रिवीजन कर लिया करो, मतलब कहना पड़ेगा रिवीजन के लिए भी।